रोड शो करते करते नागपुर पहुंचा था। तब मेरे दोस्त का मेरे को फोन आया, तो उसने पूछा कि क्या कर रहा है? रोड शो कर रहा हूँ। कहाँ है? मैं नागपुर में हूँ। तो नासिक आ सकता है? बोला काम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? तो उसने बोला एक काम कर, यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन है, रेड एफएम, उनके सीनियर लोग आए, उनके साथ फोन पे बात कर ले। तो दूसरे दिन फिर चला गया ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर में यहाँ पर रखा। मैंने वो अमाउंट देखी, भाई इतनी सैलरी मिलती है। जिस चीज को आप इग्नोर करोगे शायद वो आपके पास आएगी। तो जरूरी ये है कि आपको सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, संवेदनशील होना बहुत जरूरी है हर चीज को लेकर। संवेदना हमेशा संवेदना को हमने हमेशा ऐसे ऐसे रखा है कि रोना ही आना चाहिए आपको, या फिर आपको चिढ़ना ही है। संवेदना तो कुछ बात नहीं, उसमें भी एक इमोशन है। जब हम मतलब खुशी के भी तो आंसू ही होते हैं, हाँ। तो वो होना जरूरी है। और जिस शहर में आप लोगों को उससे प्यार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द जैकब शो। और हम इधर उन आवाजों की बात करते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बट फील भी होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो पुणे के रियल एनर्जी बूस्टर है। हमारे साथ है आज आरजे भाटिया सर। नमस्कार जन्म, नमस्कार। स्वागत है हमारे पुणे में आपका। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो थैंक में। यू। तो चलो आज हम उनसे जानते हैं उनके जर्नी के बारे में, उनके इंस्पिरेशन के बारे में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपकी जर्नी कैसे रही है? जर्नी रोलर कोस्टर रही है, सबकी होती वैसे रही है। छोटे थे तो स्कूल में जाते थे, थोड़े बड़े हुए कॉलेज में आ गए। आप अभी 13 साल के हो, आपका फोकस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो वो बचपन मेरा सही गुजरा। ननियाल में पला बड़ा, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसमें मेरी पैदाइश है। आज भी मैं उसी संस्कारों से हूँ। और मैं नानी के यहाँ रहता था। मेरी माताजी जो है, मेरे नानी की सबसे बड़ी बेटी है, और बड़ी बेटी का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ। तो मैं पहला ग्रैंडसन था। तो लाड़ प्यार नाजो से, मतलब उस वक्त भी 10 रुपए मुझे मिलते थे पॉकेट मनी हर रोज। तो बहुत मजे किए हमने। लेकिन ना ये फोकस नहीं था हम लोग का कि हमें ये करना है, फिर ये करते वो करते, जैसे बड़े कहेंगे वैसे करते गए। लेकिन जब स्कूल में था तो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती थी। ड्रामा की कॉम्पिटिशन्स होती थी, स्पीच की कॉम्पिटिशन्स होती थी, स्टोरी टेलिंग होता था। तो मैंने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया जब मैं छोटा था, 3 साढ़े 3 साल। तो उस वक्त रामायण महाभारत सीरियल्स आती थी टेलीविजन पे। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में उन्हीं सीरियल की वजह से टेलीविजन लिया। ऐसे कहा ओके। जाता है कि टेलीविजन घर पे आया तो वो सीरियल्स की वजह से आया। तो भगवान श्री राम जो करते हैं, फिर हाँ। बजरंग बली जो करते हैं, वो हाँ। एक्ट में करता था। हाँ। और मेरे नाना जी को बहुत पसंद था। और जैसे ही हम लोग मामा के गांव जाने बस स्टैंड पे पहुंचते थे, अभी तो खैर बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर एक के पास कार है, कैब है, सब कुछ तो है। वो टाइम पे बसेस जो थी वो कम थी और आने में टाइम लगता था। तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे बस स्टैंड पे। नाना जी मुझे कहते थे कि आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। हाँ। तो तब से स्टेज डेयरिंग की बात हो, लोगों ओके। के सामने परफॉर्मेंस की बात हो, लैंग्वेज पे कमांड हो, ये सारी चीजें बचपन में ही धीरे 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 होती गई। ओके। और फिर कॉलेज के बाद लगा कुछ करते हैं, कुछ हम्म। तो करना चाहिए। तब तो पेट इतना नहीं था, तब तो मैं बिल्कुल आपकी तरह था, पतला सा। लेकिन फिर उम्र तो बढ़ती है और कुछ ना कुछ करना होता है। तो मैंने रोड शोज इवेंट्स जैसे कुछ करना शुरू कर दिया। ओके। इस इससे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। अभी रोड शोज तो नहीं होते, मैंने देखा नहीं पिछले बहुत सारे सालों से कि रोड शोज और एक फ्लोट कंटेनर हाँ। जिसपे कोई प्रोडक्ट की ऐड हो, और रास्ते पे खड़े रह के आप माइक पे लोगों से बात करें, फिर लोग इकट्ठा होते हैं, सवाल जवाब होता है, फिर उनको मर्चेंडाइज दिए जाते हैं, प्रचार होता है बेसिकली। तो उससे वो शुरुआत हुई। और दोस्तों के साथ में हर टॉपिक पे बात करता था, फिर ओके। पॉलिटिकल हो, किसी भी फील्ड की बात ओ हो, वाह। एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, अपनी राय रखना, और डट के जो भी अपना पॉइंट है वो वहाँ बोलना। तो बहुत सारे दोस्त मेरे बोलते थे कि तू यहाँ बात मत कर, रेडियो पे बात कर तो पैसा मिलेगा। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं रोड शोज के लिए नागपुर गया था।
ओके। एक मोबाइल की कंपनी थी, उनका नया मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं रोड शो करते करते नागपुर पहुंचा था। तब मेरे दोस्त का मेरे को फोन आया, तो उसने पूछा कि क्या कर रहा है? रोड शो कर रहा हूँ। कहाँ है? मैं नागपुर में हूँ। तो नासिक आ सकता है? बोला काम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ मैं आज? हम्म। तो उसने बोला एक काम कर, यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन है, रेड एफएम, और उनके सीनियर लोग आए, उनके साथ फोन पे बात कर ले। हाँ। और उसने मेरी बहुत तारीफ की थी और तरफदारी भी की थी, तो मैंने फोन पे बात कर ली। वो जो मैम थी, उनको अच्छा लगा, और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें सामने आके मिलिए। बोला मैं तो अभी नागपुर में हूँ, देखिए अगर आपको आना है तो आइए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो मेरे वो फ्रेंड ने मुझे कन्विंस किया कि रेडियो जॉकी मतलब अलग चीज़ होता है, तुम लोग पहचाने जाते हो, तुम्हें थोड़ा फेम मिलता है, रेडियो पे बात करना एक जॉब जैसा होता है, एक सिक्योर लाइफ हो जाएगी। तो फिर मैं नागपुर मेरे ईएम से, मतलब इवेंट मैनेजर से झगड़ा कर नासिक चला दूसरे दिन। ओके। फिर ऑडिशन में गया, तो ऑडिशन उनको पसंद आ गया। अब बड़ा अतरंगी था मैं, मतलब बहुत मस्ती करता था मैं, तो उनको ऐसे ही लोग चाहिए थे जो रेडियो पे भी मस्ती करे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आई विल लेट यू नो। तो मैं बोला इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि कुछ पता ही नहीं था ना, मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, ऑडिशंस होते हैं, कुछ कुछ दिमाग में नहीं था। अभी ये 17-18 साल पुरानी बात है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैं घर पे चला आया। फिर रात में उनका फोन आया 7:15 बजे, और कहा कि एक काम कर, तू परसों से हाँ। ट्रेनिंग के लिए आ जा। तो मैं, हम लोग रेडियो जॉकीज ना बड़े सोचने वाले लोग होते हैं। बोला ओके। परसों से क्यों बुलाया? अगर बुलाना होता तो कल भी बुला सकते थे। तो मतलब कल और किसी लोगों के ऑडिशंस होने वाले हैं, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ मुझे परसों पता चलेगा। फिर 20 मिनट बाद उनका फोन आया, परसों से क्यों, कल ही आ जाओ। तो दूसरे दिन फिर चला गया ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में रखा, मैंने वो अमाउंट देखी, भाई इतनी सैलरी मिलती है? बोले, हाँ लेकिन ये 1 साल की है, डिवाइडेड बाय 12। तो वैसे वो मेरी जर्नी शुरू हो गई, और तब से लेके रेडियो मेरी जान बन गया। रेडियो के अलावा कुछ सोचता नहीं है, और जब लोगों से बात नहीं करता तो अनईजी फील कर लेता हूँ। ओके। लेकिन एक बात बता दूं कि आपसे थोड़ा छोटा था मैं, तो उम्र में आप मेरे से काम में बड़े, तो घर में रेडियो चलाते थे पापा, ओके। और मराठी गाने उसके ऊपर चलते थे सुबह में। उनका एक स्टाइल था कि सुबह ऑफिस जाने से पहले वो रेडियो सुनते थे, फिर शेव करते थे, फिर नहाते थे, फिर चाय वाय पीते थे, तो वो रेडियो लगाते थे। और हम, जैसे मैं ननियाल में रहता था, तो छुट्टियों के लिए मैं मॉम डैड के पास जाता था। ओके। ठीक है, तो छुट्टी के लिए अगर मैं गया है, और अगर आपके डैडी आपके पापा 5:45-6 बजे जब रेडियो शुरू होता था, तो बड़ी आवाज में रेडियो चला देते थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मेरे बेड के ऊपर एक इस लकड़ी का एक ऐसा बना हुआ था, उसके ऊपर वो रेडियो था, तो मैं उठता था, बंद करता था, फिर सो जाता था। फिर वो आते थे, लगाते थे, ये 1 घंटा चलते रहता था। तो मेरा कहना यह है कि जिस चीज से मैंने नफरत की बचपन में, आज वो मेरी जीने की वजह बन गया। वाओ। तो ये है। और ये मेरे कभी पापा आपसे मिलेंगे तो बताएंगे कि मैं बहुत झगड़ा करता था। मैं बोलता था कि अरे हम लोग छुट्टियों में आए, हमें आराम करने दो, मस्ती करने दो, तो नहीं सोने देते थे। तो उससे नफरत थी मुझे, और आज उसकी वजह से आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो। आज द जैनम शो के पॉडकास्ट पे मुझे आने का मौका मिला। तो ऐसा तो मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज को आप इग्नोर करोगे, शायद वो आपके पास आएगी। ओके। चीजों के पीछे भागता नहीं हूँ मैं, तो अपने आप वो आ जाती है अगर नसीब में है तो। वाह, वंडरफुल। तो आपने स्टार्टिंग में रेडियो से हेट किया, बट बचपन में, मतलब क्योंकि नानी के घर रहता था और छुट्टियों में मॉम डैड के पास जाता था। तो छुट्टियां है 2 महीने की, वो कैसा था कि हमारे स्कूल को, या फिर पुराने जो स्कूल थे, अभी तो खैर बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन 21 दिन दिवाली की छुट्टी होती थी, और गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी होती थी। ठीक ओके। है, एक तो 7 जून को पहली बारिश होती थी, तब स्कूल खुलते थे समर एग्जाम्स के बाद, या फिर 15 जून को, अभी डेट्स आगे पीछे हो गई, लेकिन 2-2 महीना छुट्टियां होती थी वो टाइम पे गर्मियों की। तो मस्ती करने जाते थे, और पापा हमारे फादर साहब लगा देते थे रेडियो, अब उनकी आदत है ना, तो चिढ़ जाता था मैं। लेकिन फिर अभी देखो,
आज मैं ही कहता हूँ कि रेडियो सुनो, रेडियो सुनो, रेडियो सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरा शो सुनो। तो ऐसा है। वाह वंडरफुल। तो अब रेडियो सिटी से रेड एफएम तक का सफर कैसे रहा? क्या क्या सीखने को मिला? जैसे मैंने शुरुआत की थी रेड एफएम से, हम्म, ठीक है, उसके बाद मैं शोलापुर चला गया। ओके। शोलापुर पुणे से 240 किलोमीटर दूर है और मेरे होम टाउन से ऑलमोस्ट 350 400 किलोमीटर आएगा। तो मैंने रेड एफएम से शुरुआत की, फिर मैं शोलापुर चला गया और वहाँ पर मैंने 5 साल काम किया। शोलापुर में छोटा शहर है, छोटा स्टेशन है, लोग भी कम थे, तो ज़्यादा काम करना पड़ता था। शुरुआती दिनों में अगर आप आपके फील्ड का ज़्यादा काम कर लेते हो तो सीखना ही मिलता है आपको। तो मेरे को कभी ये नहीं लगा कि यार मैन पावर नहीं है, मेरे को सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, 2011 से लेके 2013 तक, मतलब 2 साल लगभग पूरे स्टेशन में मैं अकेला था। ओह माय गॉड। जी, मैं शोज करता था, मैं म्यूजिक लगाता था, मैं एडवर्टीजमेंट बनाता था, मैं उसको पैकेज करता था, मैं सब कुछ करता था। मैं वाह आपको बता दूं कि अभी जहां मैं काम कर रहा हूँ वो भी रेड एफएम है और वहां पर हमारी टीम ऑलमोस्ट 13 लोगों की है। वाह तो शोलापुर में मैं अकेला 13 लोगों का काम करता था। माय गॉड। हाँ, मेरा दिन 5 बजे शुरू होता था, रात को 1 बजे खत्म होता था। ऐसा नहीं था कि थक जाता था ये, जब टाइम मिले सो जाता था। ओके। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, लेकिन करना तो सब कुछ है आपको। आप आपके हिसाब से बैटिंग कर रहे थे वहां पर, तो मैं एंजॉय कर रहा था। तो वहां पर मैंने रेडियो सीखा बहुत ज्यादा, क्योंकि काम करना पड़ा, क्या होता है म्यूजिक, कैसे चलता है, कैसे स्पॉट्स यानी एडवर्टीजमेंट बनती है, कैसे उसको पैकेज किया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, म्यूजिक कैसे स्केड्यूल होता है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी। फिर वहाँ का एक्सपीरियंस काउंट हुआ, फिर मैं पुणे में आया, आपने नाम लिया रेडियो सिटी का, तो वहाँ पर मैंने 4 साल काम किया। उसके बाद फिर वही रेडियो स्टेशन चला गया, पुणे में ही 6 साल, और अभी रेड एफएम में हूँ। ऑलमोस्ट 17 18 साल हो गए। ओके। वाह। पुणेकर से आपका कनेक्शन इतना सॉलिड कैसे बन गया? देखो मैं मेरा प्रिंसिपल यही है कि हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, इनसे अगर आप प्यार नहीं करोगे तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन तब होता है जब दोनों साइड से वो एक दूसरे के प्रति आपको आदर हो, रिस्पेक्ट हो। हाँ। तो रेडियो में होता ही है ना कि आप अलग अलग शहरों में काम करते हो। मैंने तो अलग अलग शहरों में काम किया, तो हर शहर की लैंग्वेज अलग अलग होती है। हाँ। अब यहाँ पर हमारे इंडिया में यही कहा जाता है कि हर 40 किलोमीटर पे या 40 माइल्स पे लैंग्वेज चेंज होती है, खान पान चेंज हो जाता है, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो जिस शहर में हम रह रहे हैं, जो शहर आपको प्यार देना चाहता है, जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे तब तक तो वो शहर आपसे प्यार नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि पुणे अभी मुंबई के बाद एक ऐसा शहर बन गया है कि एजुकेशन हब है, आईटी है, इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें पुणे में बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से भी हर जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी चलो हर जगह चल जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग पॉकेट से लोग आते हैं, विदर्भ से आते हैं, मराठवाड़ा से आते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, या फिर नॉर्थ महाराष्ट्र से आते हैं, और हर एक का अलग अलग लैंग्वेज होता है। मान लीजिए कोल्हापुर का कोई बंदा है, तो कोल्हापुर के बंदे ने हमें फोन कर दिया हमारे शो में, तो अगर मैंने उसको बोला नाद खुड़ा, गणपति खुड़ा, खटक्या बोट, जाग्या पलटी, आपको ये समझेगा नहीं, लेकिन ये स्लैंग्स है उस लैंग्वेज के। अगर मैंने ये उसको बोल दिया तो मेरे साथ कनेक्ट होता है, अरे आप कोल्हापुर से? नहीं, कोल्हापुर में बहुत सारे दोस्त है। तो ऐसा मैं अगर उसको बोलूंगा तो फिर मेरे साथ वो कनेक्ट होता है। तो मेरा यही मानना है कि ये कनेक्शन जो है, ये तभी पॉसिबल है जब आप उस शहर से, उस शहर की लैंग्वेज से, उस शहर की हवा से, उस शहर की अच्छी बुरी हर चीज को लेकर अगर आप पॉजिटिव होते हो। हमारे शहर में कुछ गलत हो गया तो मैं चिढ़ जाता हूँ रेडियो पे, क्योंकि मेरा शहर है भाई, यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ अगर गलत हुआ तो रेडियो के माध्यम से मैं चिढ़ता हूँ। लोगों की जो पुकार है, लोगों का जो आवाज है, लोगों की आवाज ही बन के मैं काम करता हूँ। कुछ नहीं है, मतलब मैं भी एक सिटीजन ही हूँ, मतलब मैं सिर्फ रेडियो जॉकी हूँ, लेकिन मैं एक सिटीजन हूँ। मुझे बुरा लगता है रास्तों की हालत अगर खराब है, कहीं पानी भर गया है, कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी हुआ है, तो मेरे शहर की तो बदनामी हो रही है। तो अगर मैं ना चिढ़ूं, या फिर मैं मेरे माध्यम का अगर इस्तेमाल नहीं करूं, तो फिर उसका यूज क्या है? और बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं यहाँ पर, बहुत सारी अच्छी बातें। तो आप मेरा एक्सप्रेशंस भी देख रहे होंगे, जब मैंने वो गलत
बात की तो मेरा चेहरा एकदम ये हो गया था, और अभी अच्छी चीजें हो रही तो मेरा चेहरा खुल गया। तो ये है इस शहर ने मुझे जो प्यार दिया, इसका रीजन कि मैं जिस भी शहर का हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी रहूंगा, उस शहर से मैं प्यार करूंगा। और हर किसी ने करना चाहिए कि अगर बाहर से भी कोई यहाँ आ रहा है, यहाँ से कोई और अगर बाहर जा रहा है, तो उस प्रदेश की पूरी संस्कृति से, भाषा से, लोगों से आप अगर प्यार नहीं करोगे ना दिल से, तब तक कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। माइक के पीछे के बंडिया सर और रियल लाइफ के बंडिया सर सेम है या डिफरेंट? बिल्कुल सेम है, ओके। क्योंकि माइक के पीछे भी तो बंडा ही होता है, आगे भी बंडा होता है, क्या फर्क होता है उसमें। लेकिन माइक के पीछे जब हम होते हैं, माइक सामने है, तो जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि सुनने वाले लाखों लोग हैं। तो बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। और माइक के पीछे भी मैं मस्ती करता हूँ, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें भी कर लेता हूँ, और माइक के आगे भी जब होता हूँ तो भी मस्ती करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। तो हालांकि मुझे इतना कोई फर्क नहीं लगा कि मैं माइक के पीछे जब जाता हूँ तो मैं बदल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बस। और कैसा है कि रेडियो पे अगर कोई रेडियो जॉकी बात कर रहा है और उस वो शहर का रेडियो जॉकी है, तो वो शहर की ही बात करता है, शहर वालों की ही बात करता है। तो अगर शहर में जो बातें हो रही है, तो वो बातें तो माइक के पीछे भी हो सकती है, माइक के आगे भी हो सकती है, तो ज्यादा फर्क नहीं होता है। थोड़ी बहुत मस्ती चलती है हम लोग की, ओके। इतना ही फर्क है। तो आप अपना रियल नाम पब्लिकली क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पब्लिक बंडिया नाम से ही बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो नहीं बताना चाहते। ओके। और वैसे भी 17 साल लगे लोगों का प्यार इस नाम को पाने में। ओके। और नाम में रखा ही क्या है, बहुत बड़े राइटर शेक्सपियर जी ने कहा है कि नाम में रखा क्या है, लेकिन उसके नीचे उनका नाम है। तो बंड्या, मैं आपको बता दूं कि बंड्या ये कोई नाम नहीं है। बंड्या ना एक 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 कैरेक्टर है, ओके। एक वृत्ति, समझते हैं आप? स्वभाव होता है इंसान का, ओके। वो होता है बंड्या। माने महाराष्ट्र के हर मराठी घर में पाया जाने वाला एक लड़का या फिर लड़की भी। ओके। सो ये है बंड्या, टिपिकल मराठी मुलगा, ओके। टिपिकल महाराष्ट्रीय लड़का या लड़की। लड़की हो तो बंडी, फिर बंडी का भी बंड्या हो जाता है। तो बंड्या ये कोई नाम नहीं मेरे ख्याल से। बंड्या ये आपका स्वभाव है, ये आपका कैरेक्टर है। जो बंड्या मस्ती भी करता है, लेकिन कभी कभी मैच्योर भी हो जाता है, उसको सबकी फिक्र होती है। वो किसी का अच्छा भाई बन सकता है, किसी का दोस्त बन सकता है। तो बंड्या, और मैं, हर किसी ना किसी को बंड्या नाम का एक दोस्त होता है, ओके। और जिनको अगर नहीं है तो मैं। क्या आप यह बताना चाहते हैं आपका रियल नेम? नहीं, ओके। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरा रियल नेम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आपका पॉडकास्ट पूरी दुनिया देखेगी, और जो चीज मैंने 18-17 साल संभाल के रखी है, सबको पता चल जाएगा। और मेरा नाम बहुत सर्च किया जाता है कि मेरा असली नाम क्या है। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्तों को, ऑफिस कलीग को पता है, लेकिन वो कभी कमेंट में जाके नहीं लिखते कि ये हमें पता है, इसका नाम ये है, वो है। कभी कोई ऐसे मूवमेंट जो लाइव शो या जब आप एयर पे हो हुआ जो गड़बड़ हो गया? रोज होता है गड़बड़, ऐसा एक भी दिन नहीं कि गड़बड़ नहीं हो। क्योंकि रेडियो जॉकी भी तो इंसान है, गलती इंसान ही करेगा। टेक्निकल मिस्टेक्स होती है, फंबल्स हो जाते हैं, लेकिन हम वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ओके। सिंपल है। मतलब आप अपने प्रोफेशन में अगर कुछ गलती करते हो और वो पब्लिकली करते हो, तो आप संभालने की कोशिश करते हो, सही है। फिर धीरे 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 आपको आदत हो जाती है। वैसे हम लोग का भी होता है। टेक्निकल यानी हमारा पीजीएम होता है, कभी ऑन रह जाता है, कभी अंडरले होता है। मतलब हम जो बोलते थे उसके पीछे जो म्यूजिक चलता है उसको अंडरले कहते हैं, तो चालू रहता है। माइक का बटन नीचे हो जाता है, कुछ भी होता है। सॉन्ग फेडर्स तक नीचे आ जाते हैं। तो अभी मेरे कंसोल पे सॉन्ग फेडर को ये एक पट्टी लगी हुई है कि ताकि वो फेडर नीचे ना आए और स्टेशन ऑफ एयर ना जाए। तो ऐसी गलतियां होती रहती है, और वो करनी चाहिए, तो उसमें हमें भी मजा आता है। और वैसे काम करने की सैलरी मिलती है, कभी कभी सुनने की भी सैलरी मिलती है ना। हमेशा सिर्फ सुनाओ कैसे लोगों को, तो कुछ गलतियां करते रहते हैं, लेकिन होती है, आज भी होती है। हालांकि आज जब मैं शो करके आपके यहाँ पर पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए आया,
तो एक बार तो ऐसे हुआ कि मैंने खुद सवाल का जवाब दे दिया बात करते करते, तो ये गलती हो गई। पता नहीं, मतलब मैंने एक सवाल पूछा था, यहाँ पर पुणे में एक रोड है और उस रोड को नरवीर तानाजी मालुसरे रोड कहा जाता है, लेकिन उसका प्रचलित नाम जो है वो सिंहगढ़ रोड है। तो बात करते करते मैंने सिंहगढ़ रोड बोल दिया। मेरा सवाल ये था कि उसका जवाब सिंहगढ़ रोड है। तो ऐसे भी गलती हो जाती है। तो एक आरजे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होना चाहिए? वो बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। ओके। आ, वो खुल के हंस सके, वो खुल के रो सके, वो खुल खुल के चिल्ला सके, अपनी बात कह पाए। बाकी ये तो ठीक है, डिक्शन अच्छा हो, वोकैबुलरी सही हो, लैंग्वेज अच्छी हो, लेकिन ये दो तीन चीजें में बहुत मैटर करती है। इंसान के प्रति आपको प्यार होना बहुत जरूरी है। ओके। तब जाके आप उसकी मदद करोगे। हाँ। आपके दोस्त होंगे, जो आपके दोस्त का आपके साथ जो रिलेशन है, आपके दोस्त को जो क्वालिटीज आप में नजर आती है और आपको आपके दोस्त में जो क्वालिटीज नजर आती है, वो क्वालिटी रेडियो जॉकी में होनी चाहिए। ओके। वाह, वंडरफुल। एक्टिंग और रेडियो में फर्क महसूस होता है? फर्क इतना होता है कि एक्टिंग कैमरा पर होती है और हम लोग भी एक्ट ही करते हैं, तो वो माइक के पीछे होता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई टेंशन नहीं होती है या फिर कोई तकलीफ नहीं होती है, हमारा मूड खराब नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हमारा भी होता है कि मान लो कल रात में देर से हुआ, लेकिन मेरे को सुबह जल्दी आना है। चिड़चिड़ तो होनी है इंसान की। बारिश वारिश चल रही है, स्कूटर से आते हैं तो फिर बारिश में भीग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाना पड़ता है कि यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जैसे माइक ऑन होता है तो हम सारी तकलीफें, बॉस की डांट हो, जो भी है, भूल जाते हैं और अपने अपने काम में लगते हैं। मतलब मान लो कोई क्रिकेटर है और ड्रेसिंग रूम में कुछ हो गया उसका, लेकिन वो ग्राउंड पे तो बड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलता है, क्योंकि उसको खुद को भी खेलना है, कंट्री को भी जिताना है। हाँ। तो मेरे लिए मेरे सारे लिसनर्स जो है वो भगवान से कम नहीं है। और मैं ही अगर रूठा हुआ हूँ, मैं ही चिढ़ा हुआ हूँ, मैं ही खुश नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को एक खुशी दे सकता हूँ। तो ये कोशिश रहती है कि मस्ती करो। जब इमोशनल या सीरियस टॉपिक आता है, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, इमोशनल टॉपिक्स भी आते हैं, सीरियस टॉपिक्स भी आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। आपको संवेदना जो है वो आपके दिल में होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज हो जो इमोशनल करने वाली है, तो बहुत बार मेरे आंखों में भी पानी आ जाता है। अभी मदर्स डे पर मैं बात कर रहा था और मैंने कहा कि अगर आपको आपके मॉम को थैंक यू बोलना है तो आप मुझे फोन कीजिएगा। और सुबह इतनी जल्दी तो मैं 7 बजे अपनी माँ को फोन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने वो कॉन्टेस्ट या फिर जैसी वो सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के फोन आए, मैसेज आए, अपनी माँ को वो थैंक यू बोलना चाहते थे। तो वो सुन के मुझे भी रोना आ रहा था, क्योंकि वो जो कह रहे थे तो वो चीजें मैं भी कर पा रहा था मेरी माँ के साथ। और शो खत्म होने के बाद कुछ 12, साढ़े 12, 1 बजे मैंने मम्मा को बोल दिया कि हैप्पी मदर्स डे। लेकिन उसके पहले मैंने बहुत सारे उन बच्चों की बातें सुनी जो अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहते हैं, उनकी माँ ने उनके लिए क्या क्या किया। कुछ स्टोरीज बहुत इमोशनल होती है कि मैं छोटा था तो एक लिसनर थे, उन्होंने कहा मैं जब छोटा था तो मेरे पापा गुजर गए, फिर माँ ने हमारे 3 मतलब भाई बहन हैं उनको रेस किया, अच्छा लाइफ स्टाइल दिया। आज हम तीनों भी फिनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं और हमें झगड़े होते हैं कि माँ किसके पास रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि तीनों भाइयों में झगड़े होते हैं कि माँ मेरे पास रहेगी। इसकी वजह से तो जब ये सुनता हूँ तो इंसान इमोशनल हो जाते हैं। और ना एक चीज है कि रेडियो पे अगर आप इमोशनल हो गए या फिर अगर आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। मान लीजिए मुझे सर्दी हो गई, नाक बंद है मेरी, गला दुख रहा है, तो मैं बोल दूं, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ ना भाई। आपका दोस्त आपको कहेगा यार थोड़ा बुखार है, नाक से पानी आ रहा है, तो ये हम लोगों से बोल सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि चाय ले लो अदरक डाल के, दूध हल्दी रात को ले लो, तो केयर भी करते हैं। तो एक पर्सनल सा कनेक्ट होता है। और ना रेडियो का पावर यही है कि टेलीविजन हो, कोई भी माध्यम हो, पॉडकास्ट भी हो, आपके जो दर्शक है वो आपसे सीधा नहीं जुड़ सकते। हाँ। वो आपको मैसेज करेंगे, फिर आप उनको रिप्लाई देंगे। मैं हूँ 7 बजे से 11 बजे तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा लैंडलाइन नंबर है, आप मुझे फोन कीजिएगा।
रेडियो ऐसा एकमात्र माध्यम है कि जिसको सुनने वाले या उससे एंटरटेन होने वाले सीधा उस एंटरटेनर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। टेलीविजन पे अगर आप न्यूज चैनल भी हो या फिर कोई प्रोग्राम भी हो, आप उनसे जुड़ नहीं सकते हो सीधे सीधे। सही है। तो अगर कल आप हो और आपने मुझे शो में फोन किया कि मैं जन्म बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं आपको मेरा एड्रेस दे दूंगा, आप आ जाओ, हम मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है ना बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये रेडियो की सबसे बड़ी ताकत है कि ये लाइव है, अपना है और एकदम खास है। किसी लिसनर का ऐसा रिएक्शन या मैसेज जो कभी नहीं भूल पाओगे? नहीं भूल पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। कभी कभी लोग इतने कनेक्ट हो जाते हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मेरी बात कर रहा है। ऐसे भी कुछ लिसनर्स मिले कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल की बात करते हो। ऐसा नहीं कि कोई लड़की ने ये बात कही है, लड़कों ने भी कहा है। किसी को आवाज इतनी अच्छी लगती है कि वो हमें उनका भाई देखने लग जाते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उनकी माँ ने फोन किया, तो कहा कि मेरे बच्चे भी आपका शो सुनते हैं, आप उनको बता दो मामा की हैसियत से कि वो पढ़ाई करें। तो मैंने रेडियो पे बात की और कुछ 40-45% वाले बंदे को 76% मिले। तो ये भी होता है, ये हो सकता है। और एक बार रेडियो पे शो कर रहा था मैं, ये किस्सा मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं शोलापुर में काम कर रहा था और मेरा शो होता था शाम 5 से लेकर 11 बजे तक। 9 से 11 मेरा एक सेगमेंट हुआ करता था। टॉपिक सेगमेंट का नाम था कन्फेशन। दिन भर में आपने कोई भी गलती की, किसी का दिल दुखाया हो, तो आपको अगर सॉरी बोलना है तो आप मुझे फोन कीजिए। और ना हमेशा ये बात मैं मान के चलता हूँ कि दिन में हमसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो उससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। एक दिन मुझे एक फोन आया। फोन पे एक लड़का था जो रो रहा था। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे मेरे भाई को सॉरी बोलना है। मैंने बोला ठीक है बोल दीजिए, लेकिन हुआ क्या बताइए। तो उसने बोला कि मैंने आज मेरे छोटे भाई को मारा। तो बोला क्यों मारा? तो उसने कहा कि मेरे छोटे भाई ने मेरी मम्मी के साथ गलत तरीके से बात की, तो मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको मैंने मारा। तो बोल दीजिए सॉरी, कर दो किस्सा खत्म। लेकिन फिर वो और होने लगा। फिर वो बोला कि जैसे मैंने उसके ऊपर दोपहर को हाथ उठाया, वो घर से गायब है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी और वो टाइम पे शोलापुर से मुंबई एक ट्रेन जाती है, सिद्धेश्वर एक्सप्रेस नाम। उस ट्रेन में उस जमाने में रेडियोज आते थे, मोबाइल आते थे। मोबाइल को अगर आप कॉर्ड कनेक्ट करते हो तो अपने आप स्पीकर भी खुल जाता था, रेडियो भी चलता था। कुछ फौजी भाई उस वक्त मेरा शो सुन रहे थे और मुंबई भागने की फिराक में वो लड़का था जो वो ट्रेन में बैठा था। उसने अपने भाई की आवाज सुनी, भाई का रोना सुना और भाई ने सॉरी कहा। और फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई अगर तू सुन रहा है तो तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे, प्लीज घर चला जा। ये कोइंसिडेंस था, ये आपके 17-18 साल के करियर में एक आध बार हो सकता है। उसने वो सुना, फिर वो गाड़ी से उतरा, घर गया। दूसरे दिन वो फैमिली मुझे मिलने आई। वो बिल्कुल मेरे माँ की तरह ही थी, उनकी मम्मा जो थी, और उसने हाथ जोड़े। मैं बोला कि माँ जी आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास माध्यम था, प्लेटफॉर्म था, मैंने बोल दिया, हो गया, आपका बेटा आपके पास आ गया, बस आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये एक आध बार ही होता है आपके करियर में ऐसा, ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। मींस जो लॉस थे उसको रेडियो से ढूंढना। बिल्कुल, लॉस मतलब वो भागने की फिराक, गुस्से में कि भाई ने मारा ना तो गुस्से में घर छोड़ के भाग जाऊंगा, ये उसकी सोच थी। और फॉर्चुनेटली उसने वो सुना कि उसका भाई परेशान है, रो रहा है, उसको ढूंढा जा रहा है और सॉरी बोल रहा है। कोइंसिडेंटली वो सुन लेता है, वो समझता है कि अरे ये तो मेरी कहानी है, मैंने दोपहर में मार खाई है, माँ से उल्टी बात की। तो लेकिन जब वो मिलने आए तो मैंने उससे एक प्रॉमिस किया कि माँ से उल्टी बात नहीं करना आपको। पता नहीं अभी कर भी रहा होगा, मैं भी कभी कभी कर ही लेता हूँ मम्मी से उल्टी बात। मम्मी है ये एक ही बार, मतलब
आपकी लाइफ में ऐसा एकाध पल ऐसे आ जाता है कि उस वक्त आपको लगता है कि आप जहां भी काम कर रहे हो सही कर रहे हो? आज के जो यंगस्टर्स है उनको आरजे में बनना है, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? जो अभी हमने बात की वो सारी Okay. सेंसिटिव होना जरूरी है, आपकी आपकी वोकैबुलरी सही होना जरूरी है, आपको आपके शहर से प्यार होना जरूरी है, आपको हर चीज का थोड़ा 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 ही सही लेकिन ज्ञान होना जरूरी है। आपकी बात आप जब रखते हो तो उसमें ना एक Authority. हाँ बिल्कुल कंफर्म हो, आप खुद को लेके कंफर्म हो, फिर जाके आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। रेडियो जॉकी कोई भी बन सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो या फिर आपकी आवाज बिल्कुल सही हो। देखिए अगर आपके दोस्त की लैंग्वेज सही नहीं है, वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहा है, मतलब लैंग्वेज जो होती है ना वो गांव की अलग होती है, शहरों की अलग होती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो वो उसकी आवाज खराब है मान लीजिए, फिर भी आप आपका दोस्त से तो कनेक्ट हो ही जाते हैं। तो जरूरी ये है कि आपको सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, संवेदनशील होना बहुत जरूरी है हर चीज को लेकर। संवेदना हमेशा संवेदना को हमने हमेशा ऐसे ऐसे रखा है कि रोना ही आना चाहिए आपको या फिर आपको चिढ़ना ही है। संवेदना तो खुशी वाली भी हो सकती है, उसमें भी एक इमोशन है ना, जब हम मतलब खुशी के भी तो आंसू ही होते हैं, हाँ. तो वो होना जरूरी है। और जिस शहर में आप रहोगे उससे प्यार करना बहुत जरूरी है, और आपके काम के प्रति आपको श्रद्धा हो। मैं आज भी जब जाता हूँ स्टूडियो में तो मेरे कंसोल को पहले नमस्कार करता हूँ, वो अपने आप हो जाता है, तो करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई ड्राइवर गाड़ी में बैठा है तो पहले वो ऐसे कर लेता है गाड़ी को, या फिर तो कोई क्रिकेटर भी है तो अपने बैट को वो बड़ा प्यार से संभालता है, पिच को वो नमस्ते करता है। आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप हम जीते तब रोहित शर्मा ने वो मिट्टी भी खाई थी, राइट? यस. तो हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन को तब प्यार करने लगता है जब वो एक्चुअल उसमें प्यार में हो। कभी कभी मजबूरी में हम कुछ चीजें कर लेते हैं, ओके. हम वो लकी इंसान है कि जो हमें करना था वही हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते थे हम कर रहे हैं। ये मॉम डैड और भगवान की कृपा से। तो ऐसा नहीं कि मजबूरी में कहीं और जॉब कर रहा हूँ, हालांकि हर जॉब अच्छी होती है, कोई भी काम अच्छा ही होता है, काम काम होता है, लेकिन आपकी पसंद अगर आपका काम बन जाए तो फिर मजा आता है, वही मजे कर रहे हैं। आपके हिसाब से रेडियो का क्या फ्यूचर है? स्पेशली अब तो पॉडकास्ट आ गए, रील्स आ गए, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, सब कुछ आ गया, तो रेडियो का क्या फ्यूचर लगता है आपको? आप बहुत छोटे हो उम्र में, लेकिन आपके फादर साहब जो है या अंकल जी है, उनको पूछिए कि फेसबुक से पहले ऑर्कुट हुआ करता था। ओके. ठीक है, और तब कैफे में 30 रुपए देने पड़ते थे, आधे घंटे के 1 घंटे के। ऑर्कुट चला गया, फेसबुक का भी अभी क्रेज कम हुआ, इंस्टाग्राम पे अभी चल रहा है, राइट? कुछ दिनों बाद इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा, राइट? बट रेडियो का ऐसा हुआ रेडियो तो 100 साल से, समझ रहे हैं आप बात को? समझ आ रहा है. तो ये पॉडकास्ट आ गया, ये यूट्यूब आ गया, ये फेसबुक आ गया, ये इंस्टाग्राम आ गया, धीरे 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 कम होते गए ना सारे। अभी मेरे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं न्यूज़ के, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है। आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, हमें पता है, हमें डेली अपडेट्स करंट अफेयर्स के बारे में जानना पड़ता है। मेरे पास इतने सारे ऐप है, गूगल पे कुछ भी डालूँ तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सुबह 2 से लेकर 4 पेपर्स पढ़ता हूँ। 2 तो हाथ में लगे पढ़ता हूँ, 2 ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तो मेरे पास न्यूज़पेपर तो आ ही रहा है। हाँ. देखिए कंपटीशन तो बढ़ेगी, हाँ. ठीक है, लेकिन आपके लिसनर्स भी तो बढ़ेंगे। सही. और मैं यही कहता हूँ कि अभी हमने एक प्रोग्राम किया था और उसके फ्री कपल पास हम दे रहे थे। ओके. तो एक बार सवाल पूछने के बाद अगर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर 60 मैसेज आते हैं, हाँ. 60 मैसेजेस, अगर आप एक बार सवाल पूछते हो तो लोग हमें ये सवाल क्यों पूछते हैं कि रेडियो का फ्यूचर क्या होगा? और कंपटीशन तो हर जगह है ना। ऑर्कुट चला गया, फेसबुक का क्रेज खत्म हो गया, अभी इंस्टा बूम में कुछ सालों बाद आप मुझे मिलिएगा, इंस्टा का भी क्रेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कुछ नया आ जाएगा। लेकिन रेडियो तो इतना पुराना है और चल ही रहा है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, तुरंत ही कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप उस रेडियो जॉकी से बात कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। आपके पॉडकास्ट के प्रति अगर किसी कुछ
बहुत ज्यादा आपकी तारीफ भी करनी है, फिर भी उसको कमेंट में लिखना है। हाँ फिर जाके आप उसको आपका नंबर डीएम कर सकते हो, हाँ फिर जाके कहीं मीटिंग प्लान हो सकती है। मैं तो कहता हूँ मंडे टू सैटरडे आ जाइए 7 से 11 मैं होता हूँ मेरे ऑफिस में। सही है। और आपको जो भी बात कहनी है आप कह सकते हो, तुरंत ही कह सकते हो, सोच विचार की जरूरत नहीं है। तो ये है रेडियो बड़ा स्ट्रांग है। और जब हम आए तभी ये सवाल था कि भी रेडियो कैसे चलेगा, क्या चलेगा। आज मैं खुद 18 साल से हूँ, मेरे से जो सीनियर है वो 22 साल से, 21 साल से। तो ये सोच सही है, मतलब आज के यंगस्टर्स को या आपकी जनरेशन को कि इंस्टा, फेसबुक, पॉडकास्ट, ये वो म्यूजिक चैनल्स आ गए हैं, म्यूजिक ऐप आ गए हैं, फिर भी लेकिन हम कह रहे हैं कि आप आके देखिए 60 मैसेज अगर आपको एक प्रोग्राम के कपल पास के लिए आते हैं तो अभी भी रेडियो जीवित है। थोड़ा बहुत उसको वापस उसमें थोड़ी जान डालने की जरूरत है, हम भी कोशिश कर ही रहे। और वैसे ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक की बात की है आपने, तो डिजिटल हम भी करते हैं, हमारे खुद का डिजिटल पेज है। हम लोगों को कहते हैं कि हमें डीएम करो, हम उस डिजिटल और रेडियो को बैलेंस करते हुए काम कर रहे हैं अभी। ओके जी। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा मेंटर या रोल मॉडल रहा है जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज की या शेप की? सिर्फ रेडियो की या लाइफ की? लाइफ। पूरी लाइफ में मेरे मामा जी हैं, ओके क्योंकि मैं ननियाल में पला बड़ा हूँ, तो मामा जी ने हर तरह से मुझे शेप किया। गलती होने के बाद चेहरा भी कभी कभी वो लाल कर देते थे, लेकिन उन्होंने लाइफ को थोड़ा आसान बना दिया। और रेडियो में मेरा एक दोस्त है जो कनाडा में रहता है, उसको आदि यानी बिना दिन बोलता हूँ, तो उसने गाइडेंस दिया। और बाकी इस जर्नी में मेरे जो भी सीनियर हैं, मैं अभी अगर किसी का नाम भूल जाऊंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने रेडियो में काम किया वो सारे मेरे मेंटोर हैं। ओके हाँ, मतलब 20-21 साल के बंदे भी जब एज ए इंटर्न आते हैं तो उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। उनकी एनर्जी, उनकी क्रिएटिविटी, आपसे भी मैं बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ। कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप सवाल पूछ रहे हैं इतनी छोटी उम्र में। आपका जो एम है वो 200 वीडियोस का है, तो ये भी सीखने वाली बात है ना। मैं तो बस कल के शो के बारे में मतलब सोच रहा हूँ कि कल मैं क्या करूँ शो में, आप आगे के 200 शोज के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये भी आपसे मैंने सीखा है। तो मेंटोर वो है जिससे आप कुछ सीखते हो, जो आपको कुछ सिखाता है। सही कह रहा हूँ? यस तो हर किसी से कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। और मेरे जो भी सीनियर्स रहे हैं, मतलब अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वो भी और इसके पहले भी, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। कभी ऐसा फील हुआ है कि ब्रेक लेना चाहिए या बर्न आउट हो रहा है और आपने उसे कैसे मैनेज किया? मैं अगर लेता हूँ, अगर ब्रेक लेता हूँ तो बर्न आउट हो जाऊँ। आदत हो गई है। हाँ वो क्या कहते हैं आप, एडिक्शन हो गया है कि सुबह उठो, लोगों से बात करो, शहर की अच्छी बुरी बातें, लोग आपको सुनने के लिए बेकरार है, सवाल जवाब करो, कुछ खुशी के पल बांटो, उनसे बात करो, मस्ती करो। तो ये अगर सही है, तो अगर आप मछली को कहोगे पानी में तैरते तैरते बोर हो गई है, थोड़ा बाहर आके रहो, तो मर जाएगी वो। सही है। लेकिन ये सवाल मेरे को किसी ने पूछा नहीं अब तक, और मैंने पूछा नहीं, सिर्फ जवाब दिया नहीं। लेकिन कभी कभी लगता है ओके 3 से 4 दिन रुक जाऊंगा, सिर्फ लगता है, होता नहीं है। और मैंने इतने सालों में बहुत जरूरी काम को, बहुत जरूरी काम, मतलब बहुत का मतलब बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बीमारी उठ ही नहीं पा रहा हूं, तभी मैंने छुट्टी ली है। ओके और मेरी सिस्टर के शादी के वक्त मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है। तो 17-18 सालों में मैंने कभी नॉर्मल बदन दर्द हो रहा है, चलो कहीं घूमने जाना है तो छुट्टी ले लेते हैं, कभी नहीं मैंने छुट्टी ली। बहुत इंपॉर्टेंट काम है जहाँ पर मुझे फिजिकली होना ही है, तब मैंने छुट्टी ली, क्योंकि आदत हो गई है जब रोज सुबह आओ, तो काम से प्यार है ना। तो मैंने मछली का एग्जांपल दे दिया आपको, अगर वो तैरना छोड़ देगी तो जी नहीं पाएगी। यस कभी कभी लगता है लेकिन होता नहीं। ओके बांधे नाम के पीछे कोई
स्पेशल स्टोरी या स्टोरी है रीजन? ना, स्टोरी है, उसके पीछे स्टोरी है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि बंड्या ये नाम जो है, ये नाम नहीं है, हालांकि नाम है लेकिन नाम से ज्यादा वो कैरेक्टर है, वो आपका स्वभाव है। तो जब मैं सबसे पहली बार रेडियो जॉकी चुना गया, मैंने नागपुर का किस्सा बताया आपको। मैं नागपुर से फिर मैं नासिक आया, फिर उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन आ जाओ, तो अभी नाम रखना है, ठीक है। हाँ तो किसी का नाम होता है सुशांत, हाँ लेकिन वो शांत नहीं होता है। किसी का नाम होता है आनंद, उसका चेहरा हमेशा ऐसे होता है। मतलब जैसे आपका नाम है वैसे आप हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ किसी का नाम होता है विशाल, वैसे पतला होता है, विशाल नहीं होता। तो मतलब जैसे आपका आपका नाम तो आपके मॉम डैड आपकी बुआ जो भी है बड़े प्यार से रखते हैं, तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपका नाम हो वैसे आप हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या हो, जो आपके अंदर है, ठीक है। तो जब हम लोग का ऑडिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर अभी नाम दे रहे हैं सबको, तो क्या दे। तो हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जो बात बात पे गुस्सा हो जाती थी, तो हमने उसका नाम रखा ऑन एयर शॉर्ट सर्किट। और एक बंदी थी जो हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स देती थी, सबका ख्याल रखती थी, केयर करती थी। किसी कुछ भी हो जाए तो ये करो वो करो, तो हमने उसका नाम रख दिया छोटू उस्ताद। एक लड़का था जो हमेशा प्यार की बातें करता था, प्यार की बातें, उसका नाम हमने रख दिया लव का कीड़ा। ओके। जब मेरी बारी आई तो मेरे अंदर का कैरेक्टर बाहर निकालना है ना, हाँ कि कोई सिचुएशन दे दो इसको, हाँ ये कैसे बिहेव करता है समझ में आएगा, तो ये कैरेक्टर इसका क्या है पता चल जाएगा। तो जब मैं खड़ा रहा, वो सिचुएशन उन्होंने मेरे को दी। तो एक सिचुएशन थी कि उस वक्त जब ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पहले 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में डांस बार हुआ करते थे जो बंद किए गवर्नमेंट ने, और वो काफी चर्चा भी हुई थी उसकी। तो उन्होंने कहा कि वो जो बार गर्ल्स होती है वो कैसे डांस करती है आप हमें दिखाइए। तो मैंने बोला बस इतना ही करना है, सिंपल है। उनको लगा कि मैं शर्माऊंगा, मैंने कहा क्या टास्क दिया आपने, मैं क्या लड़की हूँ क्या, लड़की की तरह मैं कैसे नाचूंगी। कुछ नहीं बोला मैंने तुमसे ये सवाल पूछा कि जब वो घर से निकलती है तब से एक्ट करना है या सीधा फ्लोर पे नाचती है वैसे एक्ट करना है, आप बताइए। तो उन्होंने बोला जैसे करना है कर लो। तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया। फिर दूसरा एक ऐसी वियर्ड टास्क मेरे को दिया, वो भी मैंने हंसी खुशी मस्ती मजाक में कर लिया। तो उनको लगा कि अंदर से डरने वाला है नहीं, कुछ भी बोलो कर लेता है, ठीक है। और तीसरा टास्क था कि अपने शहर के बारे में बात करो, ठीक है। तो मेरी मदर टंग है मराठी, तो मैंने मराठी में बात करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने रोका, बोले कि हिंदी में बात करो। तो फिर मैं हिंदी में बात करने लगा। उस वक्त अभी भी मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, उस वक्त तो बहुत ही खराब थी। तो हिंदी में बात करना मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर बोले इंग्लिश। अभी अपनी थोड़ी दुश्मन नहीं बनती है अभी इंग्लिश के साथ। मैंने बार बार कोशिश की कि वो मेरे से पट जाए, मैं उससे पट जाऊं, नहीं जमा हम लोग का। तो फिर ऐसा इंग्लिश में मैंने स्टार्ट किया। तो बोले रुको। तो जब वो एनालिसिस करते हैं ना, तो उससे एक चीज सामने है कि ये बिल्कुल एक सिंपल सा मराठी मुलगा है, महाराष्ट्र का लड़का है। और जैसे कि आप नॉर्थ में जाओगे तो पप्पू होता है, बंटी होता है, बबली होती है, मुन्ना होता है, मुन्नी होती है। वैसे महाराष्ट्र में बंड्या नाम जो है, बंड्या है, ये हर घर में होता है। और यहाँ पर मॉम डैड अपने बच्चों को बचपन में जब कहीं रिलेटिव के पास लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, बहुत बंडा है, बहुत बंडा है, ये मेरा बेटा किसी का सुनता नहीं, एकदम बंडा है। तो बंड यानी एक इनोसेंट सा मस्ती वाला मराठी मुलगा। ओके। तो वो सब में था, वो सब में हूं, आप आज भी हूं। तो फिर वो बंडा का बंड्या हो गया, ओके। नाम मेरे को मिल गया। तो ये कहानी है उसके पीछे की। और तब से, और कैसा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तो खैर बच्चों के नाम अलग अलग हो गए, रियान, विहान, ये वो। उस वक्त नॉर्मल सरनेम होते थे, हर ग्रुप में एक बंड्या होता था, एक पप्पू होता था, एक चू होती थी, छकुली होती थी। अभी तो खैर अलग अलग निकनेम्स भी बदल गए। तो बंड्या नाम लोगों को याद रखने में भी आसान है और सोचने भी मजबूर करता है कि यार एक रेडियो जॉकी का नाम बंड्या कैसे हो सकता है यार, ऐसे ना, क्योंकि अच्छा अच्छा नाम रखा जाता है। लेकिन ये नाम मैंने अपनाया और इसी नाम से मुझे बहुत प्यार मिला, एक पहचान मिली, और अभी गाड़ी चल रही है।
वाह, क्या स्टोरी है। शुरुआत वो 3 टेस्ट से हुई जी और इवेंचुअली पंड्या नाम मिल गया। पब्लिक अटेंशन और लाइमलाइट के बीच पर्सनल लाइफ बैलेंस करना मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहीं भी चाय के ठेले पे चाय पीते हुए मिल सकता हूँ। ओके। कोई आके बात करेगा, पूछेगा, तो बात करना जरूरी है। देखिए, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको अगर आप अवॉइड करोगे, अ, हाँ कुछ पर्सनल स्पेस होना जरूरी है, आपकी बात सही है, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं उनको अवॉइड करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। और फिर वो बहुत ईगो है, इसको बहुत एटीट्यूड है, बात नहीं करता है, फोटो नहीं देता है। मेरे को ये बात कही गई थी शोलापुर में जब मैं काम कर रहा था। हमारे ऑफिस के गाड़ी के साथी थे हमारे ड्राइवर साहब। तब ना मैं किसी से मिलता नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मेरी आवाज से मुझे पहचाने, नाम से जाने। मैं किसी से मिलूंगा नहीं, चेहरे से नहीं जाने। तो 1 साल हो गया और वो कैसे, मतलब ऐसे लगने लगा कि यार मेरे को कोई मिलने नहीं आ रहा है। ऐसे भी होता है ना, कोई पूछता नहीं है मेरे बारे में। फिर मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि सर जब तक आप लोगों में नहीं जाओगे तो लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे। उन्होंने ये बात कही जो मेरे को बहुत पसंद आई। फिर मैं वहां पर हर कॉलेज में गया, क्लब्स में गया, मतलब रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, स्कूल में गया, गणपति पंडालों में गया, अलग अलग जगहों पर गया, लोगों से मिला। तो लोगों ने बात की, चेहरा जानने लगे, फिर प्रोग्राम्स में जाने लगा, वो धीरे 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 पहचान बढ़ती। तब जब आप लोगों से बात करोगे, उनके साथ देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर लिखते हो ना, तो पब्लिक से परहेज क्यों है? कुछ लोग होते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है क्योंकि मैं बंड्या हूँ, मैं हर जगह पाया जाता हूँ, तो मैं आपको कहीं भी मिल सकता हूँ। लेकिन एक है कि थोड़ा पर्सनल स्पेस होना जरूरी है। कभी फ्राइडे सैटरडे अगर कहीं बाहर गए और आप समझ ही सकते हो तो। आपके शो के लिए कंटेंट बनाते वक्त इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? हर दिन नया आइडिया कैसे सोचते हो? रोज कुछ ना कुछ नया होता है। हम्म। जैसे कि कल सूरज आया था 6:07 पे, सनराइज हुआ था, आज 6:09 पे हो, ये भी बदलाव है। तो रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, तो उससे वो आइडियाज आ जाते हैं। और देखिए कैसा है कि एक बार आप काम करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर उसकी आदत हो जाती है। चीजों को आप उस तरीके से देखते हो, उस नजरिए से देखते हो, किससे कंटेंट कैसे बने या फिर क्या कंटेंट चलेगा। तो इतना आसान भी नहीं है वो, और इतना मुश्किल भी नहीं है, हालांकि वो आदत से ही हो जाता है। जब शुरुआत की थी तब काफी मुश्किल था, मैं क्या बात करूं जो लोगों को अच्छी लगेगी, मैं क्या क्या प्रेजेंट करूं कि लोग मुझे सुनेंगे। लेकिन अभी एक तो शहर की वाइब पता है, शहर में क्या होता है ये पता है, और शहर क्या चाहता है ये भी पता है। और आदत से ही वो अपने आप वो कंटेंट आ जाता है, अपने आप ही वो सोच बन जाती है जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। आज के आरजेस और आपके शुरुआत के जमाने के आरजेस में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है आपको? जो सीनियर आर्टिस्ट है, मतलब कमर्शियल रेडियो के नहीं, आकाशवाणी के, तो वो ठहराव के साथ बात करते हैं। उनकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा कमांड होती है, और उन्हें बोलने के लिए भी बड़ा टाइम मिलता है। हम लोग के लिए चैलेंजेस ये होता है कि लोकल स्टेशन होता है, तो लोकल लैंग्वेज जरूरी है। बोलने के लिए आपको समय थोड़ा कम मिलता है, तो आप फास्ट बोलते हो। आपके गाने नए जमाने के भी होते हैं, हालांकि कुछ रेडियो स्टेशन पुराने भी गाने बजाता है, लेकिन नए जमाने के भी गाने होते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन उनकी बातों में ठहराव बहुत है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप ना, कोई अगर बहुत फास्ट बात कर रहा है ना, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप सुन सकते हो, उसके बाद आप भी बोर हो जाओगे। ठहराव के साथ हर शब्द आपके कानों तक पहुंचे, तो कानों से फिर मन तक पहुंचे, दिमाग तक जाए, ये प्रोसेस भी होता है। तो ये वो लोग बहुत बढ़िया करते थे, हम भी उनको आज भी सुनते हैं। हाँ, तो बड़ों से सीखना चाहिए। अगर आपका करियर का एक पिंच मी मोमेंट होता जो कभी सपना लगता था, क्या होता वो? वो हो चुका है पिछले साल 2024 में। मुझे आर्ज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वाह। यस।
इसके लिए बहुत साल मैंने इंतजार किया, लेकिन ये अच्छी बात थी कि उसके लिए जब मैंने एंट्री भेजी तो मैं अवार्ड ले गया। ये मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था। वाह। ओके, मैं अब आपको 5-6 क्वेश्चन रैपिड फायर पूछूंगा। सबसे पहले, सुबह उठना पसंद है या मजबूरी है? पसंद है। स्किप ब्रेकफास्ट तो गो टू स्नैक क्या होता है? मैं ब्रेकफास्ट करता नहीं हूँ। तो फिर गो टू स्नैक क्या होता है? कॉफी। कॉफी, ओके। किसी सेलिब्रिटी की मिमिक्री करते हो? कौन? खुद की कर लेते हैं, हम भी सेलिब्रिटी है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, मैं मिमिक्री नहीं करता। ओके। फेवरेट मराठी स्लैंग जो सुनते ही हंसी आती है? अभी ये बोल दूं, सही नहीं लगेगा मेरा फ्रेंड। ये ओके। अगर आपकी आवाज एक सुपर पावर होती तो क्या होता? सच कहूँ तो आज भी मेरी आवाज सुपर पावर ही है, क्योंकि 2 या 3 लोगों की जिंदगी में मुझे पता है कि मैंने बदलाव लाया है। मैंने आवाज से ही लाया है, तो ये भी किसी सुपर पावर से कम है नहीं। लेकिन मेरी आवाज सुपर पावर होती तो आज मैं जहाँ हूँ उससे कहीं ज्यादा आगे होता, और उस सुपर पावर का इस्तेमाल करके मैं चाहता कि सब सब सुखी हो, सब खुश रहे, सब मजे में रहे। ये मैं कोशिश जरूर करूँ। तो आपको कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ फाइनल मैसेज देना है? बस सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। जहाँ भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मैं सभी से विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा छोटा दोस्त है जैनम, ये यूट्यूब सेंसेशन बनना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और आज मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इतना कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए कि 12-13 साल की उम्र में डिसाइड कर चुकी थी उनको करना क्या है। 13 साल की उम्र में जब तक मम्मा खाना नहीं खिलाती थी, मतलब नानी, तब तक मैं खाना भी नहीं खाता था। तो बड़े फोकस्ड है, और यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप पुणे आएंगे तो आप प्लीज़ मिलने आइएगा, मेरा शो सुनिएगा, और आपकी कुछ भी कंप्लेंट हो या फिर आपका कुछ प्यारा फीडबैक भी हो, आप मुझे दे सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और रेडियो एक अच्छा माध्यम है, आप इसके बारे में सोच सकते हो, करियर की भी अपॉर्चुनिटीज है, बाकी मजे में रहो। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हम सबको आपसे बहुत सीखने को मिला, और जरूर अगर हमें आपसे कांटेक्ट करना है तो हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर कनेक्ट करेंगे। हम इस डिस्क्रिप्शन में भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिंक कर देंगे। एंड हमने बहुत कुछ सीखा आज कि रेडियो जॉकी की जर्नी कैसे रही, बादया सर का नाम कैसे पता चला, और कैसे उन्होंने ग्रो की पिछले 18-19 साल से। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। दिस इज जैनम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जैनम शो, और कल मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टाइम।